हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रिवाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जो एनसीईआरटी पेज है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लेट्स फोकस ऑन दैट। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ था वो बेस किसके था, नीड और यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो मतलब कि हम लोग एकदम सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन क्या हुआ था कि जो हमारे काम का है, जिसकी फूड के लिए है इम्पॉर्टेंट, उसको अलग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई कर दिए हैं। उनको शेल्टर जो प्रोवाइड करते हैं उनको अलग कैटेगरी में डाल दिए हैं। एक क्लोथिंग मतलब जो बोलते हैं हमारे जो बेसिक नीड होता है, जो उसकी रोटी कपड़ा मकान, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले हुआ था। ये जो था बहुत ही नॉन साइंटिफिक वे में था। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं था कि हाँ मतलब जिसकी सेल का स्ट्रक्चर हो गया, जिसकी सेल का बाउंड्री हो गया, या फिर कुछ भी चीज़ जिसकी हाइट हो गया, ऐसा कुछ कोई भी ऐसा कोई साइंटिफिक टर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं था। सब फिर आए हमारे एरिस्टोटल साहब, जो फर्स्ट आदमी थे जो जिन्होंने क्या किया, साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस किया। साइंटिफिक मेथड बोले तो मतलब कुछ साइंस रिलेटेड, जिसकी हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कि बाहरी लुक, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ किया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और ये व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन, प्लांट्स का हाइट जो होता है उसके बेसिस पर इन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो सबसे लंबे थे उनको ट्रीज बोल दिया, जो थोड़े से शॉर्ट थे उनको श्रब्स बोल दिया, और जो सबसे फ्लोर पे रहते थे यानी कि ग्रासेस की तरह उनको हर्ब्स बोल दिया। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को भी डिवाइड कर दिया। एनिमल्स को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक में जिसके पास रेड ब्लड प्रेजेंट है उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया, और जिसके पास रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है। उसके बाद अगला आते हैं साइंटिस्ट, उनका नाम होता है लीनियस। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो है जो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने अरिस्टोटल ने डिवाइड किया बट ऐसा कोई किंगडम वगैरह टर्म नहीं दिया। ठीक है। लेकिन जो लीनियस साहब थे उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने क्या किया, एक प्लांटी किंगडम बनाया, एक एनिमल किंगडम बनाया। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, मतलब क्यों, कैसे, क्या सोचा, क्या उन्होंने देखा कि प्लांट्स को प्लांट्स बोल दिया और एनिमल्स को एनिमल्स बोल दिया, क्या ऐसा चीज़ था। तो इन्होंने जो क्राइटेरिया यूज़ किया, मतलब जो सेल का जो बाउंड्री होता है, सेल का जो एक होता है सेल वॉल, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इन्होंने सेल वॉल को देखा कि कुछ सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। तो इन्होंने क्या वही क्राइटेरिया इस्तेमाल किया। जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है उनको प्लांट्स बोल दिया, और जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट हो गया उनको एनिमल्स बोल दिया। ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है वो प्लांट ही हो, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट हो वो एनिमल्स ही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन्होंने, इनका डिमेरिट क्या था, इनका जो डिमेरिट था ये कि इन्होंने डिस्टिंग्विश ही नहीं किया किसके किसके बीच में, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया, और जो फोटोसिंथेटिक थे, जो मतलब जिन्होंने खुद से खाना बना सकते थे उनको, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक थे उनको, दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया। और बेसिस क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट था, इसीलिए इन लोगों को दोनों को एक कैटेगरी में डाल दिया। बट ये क्लासिफिकेशन तो सही नहीं है। तो वही आगे चल के पता चलता है कि क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इन आइदर कैटेगरीज, सो द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। यहाँ पर एक असर्शन रीजन बन सकता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बिलोंग ही नहीं करते थे। समझे, क्योंकि क्राइटेरियाज कम थे, कैरेक्टरिस्टिक्स कम लिए हुए थे वहाँ पर, इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें क्लासीफाई ही नहीं हो पाए। अब क्या हुआ, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया तो हम लोगों के दिमाग में, बहुत सारे साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि नहीं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी देख करके काम नहीं चलाया जा सकता है। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसके सेल के अंदर झांकना पड़ेगा, सेल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ वॉल देखना पड़ेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसे वो खाना पीना खाते हैं, हैबिटेट कहाँ रहते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब उनके पूर्वज क्या हैं, कौन है, कैसे हैं। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। अब 5 किंग हम लोग पढ़े, लीनियस के द्वारा दिया गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी और एनिमलिया। अब उसके बाद और भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई,
फिर 3 किंगडम आई, 4 किंगडम आई, बट दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो वी विल नॉट स्टडी दैट। अब अगला आता है 5th किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि जिन्होंने दिया था किसने, 1969 में दिया था, R.H. विटेकर साहब ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये हमेशा पूछते ही रहते हैं कि R.H. विटेकर साहब ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कब दिया था, 1969 में दिया था। अब देखो इनका क्राइटेरिया क्या था, अब क्या चीज़ के बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया, ठीक है, क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने 5 किंगडम तो बना दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। इनका क्राइटेरिया क्या क्या लिया, इन्होंने सबसे पहले देखा सेल का स्ट्रक्चर, फिर देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो सेलुलर लेवल पर है, सेलुलर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर, कि टिश्यूज़ भी प्रेजेंट हैं, कि ऑर्गन्स प्रेजेंट है कि नहीं है। सो इन्होंने सेकंड क्राइटेरिया लिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो कैसे खाना खाते हैं, ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इनके पूर्वज भाई रिप्रोडक्शन जो हो सकता है, कोई सेक्सुअल मोड में करते होंगे, कोई एसेक्सुअल मोड में करते होंगे, कोई बहुत तरीके के करते होंगे, फ्रेगमेंटेशन वगैरह जिसकी एसेक्सुअल, सेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर दिए। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब वही उनके एंसेस्ट्रल रिलेशंस देखते हैं उन्होंने, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, जो 5 किंगडम बनाया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उनको कैसे कैसे वो बताते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। जो सब देखो हम लोग को इतना पता है कि सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिजम्स आया होगा वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा, फिर धीरे 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 हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें भी हम लोग वैसा ही ध्यान देंगे। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए हैं जो मोनेरा, वो मतलब इनमें जनरली बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनके पास, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इनके इनके जो सेल टाइप होता है, सेल होता है मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब कि इनके पास न्यूक्लियस के पास कवरिंग नहीं होता है, ठीक है ना, वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट प्रोटिस्टा को, मतलब मोनेरा जो एक लौता जो था जो किंगडम वो प्रोकैरियोट्स है, बाकी जितने भी किंगडम्स है सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेल वॉल, सेल वॉल मोनेरा के पास प्रेजेंट हो भी सकते हैं। उनका नाम मतलब जो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, नॉन सेल्यूलोजिक होते हैं, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लस अमाइनो एसिड्स, ठीक है, इनसे मिलके बने हुए होते हैं। प्रोटिस्टा का सेल प्रेजेंट हो भी सकता है सेल वॉल, कुछ में नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो बीच जो प्रोटिस्टा है ना वो बीच वाले हैं, बीच वाले हैं। इसका मतलब ये इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनेरा और इधर फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया सबसे मिलता जुलता है, ठीक है। अब इसमें जो होते हैं वो प्लांट्स भी, मतलब प्लांट्स भी हो प्लांट्स टाइप के भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर फंगी टाइप के भी ऑर्गेनिजम्स हैं, और एनिमल्स टाइप के भी ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि कुछ में देखो सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट हो सकता है और कुछ में एब्सेंट हो सकता है, जैसे कि एनिमेलिया, ठीक है, एनिमल्स में। तो वैसे ही प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर रखे गए हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है भी, कुछ सेल वॉल एब्सेंट भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अब फंगी के पास जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। प्लांट्स के पास होते हैं सेल्यूलोजिक, और एनिमल्स के पास तो बताया है मैंने एब्सेंट होते हैं सेल वॉल। अब देखो मैंने बताया प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, इसीलिए उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी बाकी हैं सबके पास, जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने यही बताया सबसे पहले कि जैसे जैसे हमारा जो विकास होते गया, इवोल्यूशन होते गया, हमारा जो बॉडी होता है, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी कॉम्प्लेक्स होते गया, ठीक है। सबसे पहले सिंपल था, मतलब सेलुलर लेवल पे था, फिर धीरे 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 एडवांस हो गया। फिर जो फर्स्ट सेलुलर प्रोकैरियोट्स है उनको मोनेरा को कहते हैं फर्स्ट सेलुलर प्रोकैरियोट्स। और जो प्रोटिस्टा होते हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोट तो हैं ये, बट इनके पास भी सेलुलर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। सेलुलर याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूकैरियोट सेल्यूलोजिक लेवल कौन से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, जिसकी प्रोटिस्टा हो गया। फिर फंगी में आता है, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, इनके पास टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है प्लांट्स। प्लांट्स में भी टिश्यू ऑर्गन तक पहुंच पाता है, बट ऑर्गेनिज्म और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल इसमें नहीं प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। एनिमल्स में क्या होता है, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन्स भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो खाना कैसे बनाते हैं या खाते हैं कुछ भी तरीके से, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट मोनेरा। मोनेरा में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। ऑटोट्रॉफिक वही उसको बोलेंगे जो खुद से खाना बना सकते हैं, सेल्फ, खुद से खाना बना सकते हैं। अभी खाना खुद से कैसे बना सकते हैं, या तो वो फोटोसिंथेसिस करे, या तो फिर ये किसी केमिकल को ऑक्सीडाइज करके वो खाना बनाए, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में दो तरीके के होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वही केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके बनाए, या फिर फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाए। हेट्रोट्रॉफ्स उसको बोलते हैं जो खुद से खाना ना बना पाए। तो खुद से खाना ना बनाए तो मतलब किसी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होंगे, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे। तो ये या तो हो सकते हैं किसी सड़े गले मड़े चीज़ को पे डिपेंड हो, मतलब कि डिकम्पोजर की तरह काम करे, या तो फिर एक पैरासाइट, मतलब किसी के अंदर या फिर किसी के बाहर, मतलब पैरासाइट मतलब एक तरह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स का खाना पीना जो भी न्यूट्रिशन है वो सक कर सकते हैं। या तो वो अंदर किसी बॉडी किसी होस्ट के अंदर रह सकते हैं, या फिर किसी होस्ट के मतलब सरफेस पे भी रह सकते हैं, बाहर वाले स्किन पे भी रह सकते हैं, और वहाँ से वो न्यूट्रिशन ग्रैब्स कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं सिर्फ ये प्रोटिस्टा के भी अंदर आते हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, दोनों तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, ऑटोट्रॉफ्स में यहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं, मतलब मोनेरा जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, बट प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ फोटोसिंथेटिक पाए जाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। सो ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं टेस्ट सीरीज वाले। नेक्स्ट है और फंगी। अब इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फंगी जो होते हैं क्या इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? नहीं होता है। फंगी ऐसा किंगडम है जिनमें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ही प्रेजेंट होते हैं, या तो वो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, मरे गले पे ये उसको खाना बना सकते हैं उनको, एक या तो भी पैरासाइटिक हो सकते हैं, मतलब किसी अदर प्लांट्स या फिर किसी एनिमल्स या फिर किसी भी चीज़ पे ये पैरासिटिक का काम कर सकते हैं, मतलब कि दूसरे से अपना न्यूट्रिशन सक कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स के बारे में देखते हैं। तो प्लांट्स तो ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होगा कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बहुत सारे होते हैं जो डुअल नेचर शो करते हैं। डुअल नेचर मतलब कि जिसकी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं ना, वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स पे भी फीड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे भी फीड करते हैं, ठीक है, मतलब खुद से खाना भी बनाते हैं, ठीक है। एनिमेलिया के बारे में, ये इनके पास भी वही, हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग डिपेंड रहते हैं दूसरे पे खाने के लिए। तो हम लोग फिर हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब होलोजोइक मतलब कि एक मतलब इंजेशन और एक होता है इजेशन। एक तरफ से हम लोग खाना खा रहे हैं एक ओपनिंग से हमारा एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो इनटेक ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इस तरीके को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव नाउ। हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस कर लिए हम लोगों ने कि इनका जो बेसिस था, मतलब जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एनिमेलिया में बांटा, उनका क्या क्या क्लासिफिकेशन था फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, सेल का स्ट्रक्चर देख लेंगे इसमें, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा उन्होंने, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग का जो समझ बढ़ते गया वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं ना, हम लोग धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते गए। तो वैसे ही हम लोग जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ते गया वैसे वैसे क्लासिफिकेशन और भी अच्छे तरीके से एकदम डीप लेवल पे इसको स्टडी कर दिया गया। तो वैसे ही अब धीरे धीरे और एडवांस हुए हम लोग। फिर आता है 3 डोमेन सिस्टम। कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये किंगडम मोनेरा। अब इन्होंने क्या किया कि जो यूकैरियोट्स थे,
प्रोकैरियोट्स थे मोनेरा, इनको दो भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, देखो 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया मोनेरा को। अब बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे यूकैरियोट्स को, उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि मोनेरा जो होता है, मोनेरा को ही तो पहले 2 भाग में बांट दी, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे यूकैरियोट्स, उनको अलग कैटेगरी में डाल दिए, ठीक है। बस इतना ही दिया हुआ यहाँ पर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, 3 डोमेन्स के बारे में भी दिया हुआ यहाँ पर। चलिए हो गया। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर तो कुछ है, कुछ खास नहीं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, अभी मैंने बताया कि जो हमारा जो पहले का क्राइटेरिया लिया गया था, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस वाले टेक्निक नहीं यूज़ किएंगे, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं यूज़ की, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ यूज़ कर लिए थे। तो फिर सिंपल चीज़ यूज़ करने से हुआ क्या, देखो अब जो पहले जो थे क्लामाइडोमोनास और कॉलेरा, ये चीज दोनों को है ना अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन द प्लांट्स के अंदर डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये दोनों के पास प्रेजेंट थे क्या, सेल वॉल प्रेजेंट थे, इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, प्लांट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। पैरामीशियम और अमीबा, इन दोनों के पास सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, ठीक है, बट इनको क्या कर दिया गया, एनिमल्स के अंदर डाल दिया गया। बट लेकिन इनका जो लूर लक्षण है, भला ही एनिमल से मिलता है, बट ये एनिमल्स के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। इन वो जो पैरामीशियम अमीबा है और जो कॉलेरा और ये क्लामाइडोमोनास है, इनको अलग किंगडम में डाला गया, वही किंगडम को प्रोटिस्टा बोलते हैं। मैंने बताया था ना प्रोटिस्टा के बारे में, कि प्रोटिस्टा के पास एनिमल्स लाइक भी ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लांट्स लाइक भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो प्रोटिस्टा है वो सारे टाइप का ऑर्गेनिजम्स को रखता है अपने अंदर। आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ किंगडम मोनेरा। इसमें 16 मेंबर्स होते हैं इसके बैक्टीरियाज, जो कि ऑलमोस्ट अकर करते हैं, हम कहीं भी बैक्टीरियाज को हम लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस। कहीं भी जहाँ भी आप सोच सकते हैं, वहाँ सोच भी नहीं सकते, वहाँ भी ये खतरों के खिलाड़ी प्रेजेंट होते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। देखो लिव इन मतलब इंडो पैरासाइट्स हो गए, और एक होते हैं लीव ऑन मतलब एक्सो पैरासाइट्स हो गया। तो पैरासाइट्स भी 2 तरीके के हो गए, ये पैरासाइट्स की तरह भी काम कर सकते हैं, एंडो पैरासाइट्स और एक्सो पैरासाइट्स की तरह। अब देखो आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरियाज को ग्रुप किया गया, अलग अलग 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। और इसका व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया, दिस इज बेस्ड ऑन देयर शेप्स। फर्स्ट है स्फेरिकल, जिसको कोकस नाम देते हैं, कोकस COO मतलब गोल राउंड शेप, स्फेरिकल कोकस। रॉड शेप बैसिलस रॉड शेप, L मतलब रॉड बैसिलस रॉड शेप एंड कॉमा शेप। विब्रियो उसको बोलते हैं, स्पाइरल शेप स्पेरुलम, ये तो समझ में आ रहा, स्पाइरल मतलब स्पेरुलम। देखो इसका शेप है, देखो कोकस, इसको कोकस बोलते हैं। ये बैसिलस रॉड शेप, स्पाइरुलम, इसमें देखना, नोटिस करना, इसमें फ्लैजिला दिखाया हुआ है, फ्लैजिला। और ये स्पाइरल एस शेप, देखो स्पाइरल की तरह शेप है, इसीलिए इनको स्पाइरुला बोला गया है। एक है कॉमा शेप विब्रियो, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या अब लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगते हैं स्ट्रक्चर वाइज, बट इनका जो बिहेवियर होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन फ्रेम करते रहते हैं नीट, जितने भी टेस्ट सीरीज वाले होते हैं सारे। सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर, मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज आर हेटरोट्रॉफिक। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास पिगमेंट्स सबके पास प्रेजेंट नहीं होता है। पिगमेंट जिसके पास प्रेजेंट होगा वही फोटोसिंथेसिस करेगा, और जिसके पास पिगमेंट्स एब्सेंट होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए वो खुद का खाना बना नहीं पाते हैं। अब देखो बैक्टीरियाज को अलग 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बैक्टीरियाज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
एक को बोल दिया गया आर्किया बैक्टीरिया और दूसरे को बोल दिया गया है यू बैक्टीरिया। देखो हम लोग जब भी कुछ भी पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी हो या फिर कुछ भी इवोल्यूशन हो, कुछ भी चीज़ हो, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहले आते हैं उनको पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं कि वो चीज़ ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ हो रहा है, नया नया फंक्शन आ रहा है। यानी कि बोलते हैं ना, पहले नोकिया आया, फिर टच वाला फ़ोन आया, फिर उसमें भी बहुत सी फैसिलिटीज़ बढ़ते गए, धीरे धीरे एडवांसमेंट होते गया। वैसे ही इस केस में भी, हमारे केस में भी, कि जो बैक्टीरिया से सबसे पहले वो आर्की बैक्टीरिया के अंदर क्लासीफाई किए गए, एक यू बैक्टीरिया के अंदर क्लासीफाई किए गए। आर्की बैक्टीरिया वही होते हैं जो पुराने सबसे जो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, उनको आर्की बैक्टीरिया बोल दिया गया, और जो थोड़े से एडवांस बैक्टीरियाज उनको यू बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया गया। अब आर्की बैक्टीरिया में क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। दे कैन सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज सॉल्ट एरियाज NaCl जो होता है, NaCl मतलब हैलोफिल्स, इसको याद करने का तरीका हैलोफिल्स, सॉल्टी एरियाज। हॉट स्प्रिंग, हॉट मतलब थर्मो से हॉट, कुछ याद रखो, थर्मो एसिडोफिल्स। मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं मिथानोजेंस, M से मार्शी, M से मिथानोजेंस। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। देखो याद रखना, इसके पास सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसीलिए ये सर्वाइव कर सकते हैं मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में। तो यहाँ पर एक असर्शन रीजन भी बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, मिथानोजेंस के बारे में दिया हुआ है। मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। ये मिथानोजेंस होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर गट्स में प्रेजेंट होते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स को बोलते हैं इनके पास एक से ज़्यादा स्टमक होता है, उनको रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। और एक और जगह 12th क्लास में जिक्र किया गया है मिथानोजेंस का, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया में इतना ही दिया हुआ था। यू बैक्टीरिया में क्या दिया हुआ है, लेट्स फोकस ऑन दैट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, देखो यू बैक्टीरिया, यू को मतलब होता है, यू मतलब ट्रू, मतलब कि जितने भी जो मॉडर्न या फिर असली बैक्टीरिया, इन्हीं को बोला जाता है यू बैक्टीरियाज को। इनको एक और नाम से बोलते हैं हम लोग, इनको साइनोबैक्टीरियाज भी बोल सकते हैं, और इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनके पास अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अब देखो ब्लू ग्रीन एल्गी, इनका नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब ग्रीन किस लिए आता है, पिगमेंट्स के कारण आता है। पिगमेंट्स मतलब कि इसमें जरूर न जरूर फोटोसिंथेसिस होता ही होगा। इसीलिए यहीं पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि दे हैव क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इसका मतलब यही होता है कि इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, जिसके कारण ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, ये वो। चलो, इसमें यही लिखा हुआ है इस लाइन में कि साइनोबैक्टीरियाज जो होते हैं सबसे, अब देखो सबसे जो पहले सेल आया, फिर टिश्यूज आए, वैसे ही सेलुलर फॉर्म इसके पास होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कॉलोनीज में भी प्रेजेंट हो सकता है। कॉलोनीज मतलब कि एक गुच्छा में एक तरह से प्रेजेंट हो सकता है, फिर एक फिलामेंट के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, एक पे एक ऐसे से लटके हुए, एक तरह से लैडर की तरह बने हुए रहेंगे। इसको या तो फिलामेंट शेप या फिर कॉलोनियल शेप में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, मरीन वाटर में मिल जाएंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब वही जहाँ तुम्हारा नजर पड़ रहा है, रूखा सूखा जो भी, जहाँ तक नजर पड़ जाए वहाँ भी प्रेजेंट हो जाएंगे। लैंड वाले इलाके में उसको टेरेस्ट्रियल बोल दो। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस। देखो अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है, कॉलोनीज जो होता है, देखो यहाँ पर कॉलोनीज जो होता है वो सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, कॉलोनीज जो होते हैं जो जिलेटिनस शीट सराउंडेड होते हैं, लेकिन जो फिलामेंटस जो होते हैं बैक्टीरियाज, उनके पास म्यूसिलिजिनस शीट होता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन बना सकता है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। देखो ये फिलामेंटस है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किस चीज़ से सराउंडेड है, म्यूसिलिजिनस शीट से, और यहाँ पर कॉलोनीज जो होता है वो सराउंडेड होता है जिलेटिनस शीट से। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है,
दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन द पोल्यूटेड, ब्लूम्स मतलब होता है एक तरह से बबल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेटिक है तो ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं, है ना, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो बबल्स का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए ये ब्लूम्स फॉर्म करते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में। सम ऑफ दीज बैक्टीरियाज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द, इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है जिनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट सेल्स। ये हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं ये सॉइल में। एग्जाम्पल दिया हुआ है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। आगे बढ़ते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक मतलब समझ में आ रहा है, कीमो मतलब केमिकल को सिंथेसिस कर करके वो खाना बना रहे हैं, उसको ऑक्सीडाइज करके खाना बनाते हैं, उनको कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। जिन जो क्या क्या कौन कौन से केमिकल्स ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, एंड रीयूज दिस रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। अब इनका क्या काम होता है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकल मतलब कि बोलते हैं ना, हमारे प्लांट्स को बहुत से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सब चीज़ हो गया। लेकिन नाइट्रोजन जो है भला ही वो एयर में प्रेजेंट होता है बहुत ही हाई अमाउंट में, बट सॉइल के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में होता है, इसीलिए फिक्सिंग उसको ज़रूरी है, फिक्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस फिक्सेशन का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पर, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब याद करने का यहाँ पर है, पिन से याद कर सकते हो, P फॉर फॉस्फोरस, N फॉर नाइट्रोजन, I फॉर आयरन, S फॉर सल्फर। अब आगे बढ़ते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक मतलब समझ में आ रहा है, हेट्रोट्रॉफिक मतलब उसको बोलेंगे जो खुद से खाना नहीं बना पाए, मतलब डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पर। अब मेजॉरिटी है जो होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स उसको बोलते हैं जो मतलब सड़े गले जो भी चीज़ है आइटम, उसको डिकम्पोज करके खा जाते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं एक तरह से। मतलब बोल सकते हो इनको कि ये साफ सफाई का ध्यान रखते हैं ऐसे बैक्टीरियाज, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब कि ह्यूमन अफेयर्स मतलब कि हमारे ह्यूमन का जो दिनचर्या है उनमें बहुत से रोल प्ले करते हैं बैक्टीरियाज भी। जैसे कि हम लोग दूध से दही बनाते हैं, वैसे ही प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं हम लोग बैक्टीरियाज को। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिग्मेंट्स अभी बताए हम नाइट्रोसिस के मदद से। आगे पर नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखो एक फिगर बना हुआ है यहाँ पर एक बैक्टीरिया को दिखाया हुआ है कि डिवाइड कैसे कर रहे हैं, प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर के मदद से। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी बीमारी होते हैं बैक्टीरिया से। क्लोरेला हो गया, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। कॉलेरा, टाइफाइड, CTC मतलब 2 बार इसको याद करना है तो बताओ, CCTT या फिर कॉलेरा, साइट्रस कैंकर, टेटनस, टाइफाइड, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया, देखो अब यहाँ पर हो गया डिजीज के बारे में खत्म हो गया। अब बैक्टीरिया जो होते हैं डिवाइड कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये तो मेनली फिजन करते हैं, ठीक है। फिजन मतलब पुचुक से एक से 2 हो गए, बाइनरी फिजन इसको बोलते हैं। मतलब एक तरह से अपना बड़ा सा सेल है, ये आधा आधा डिवाइड करके 2 नए सेल का फॉर्मेशन कर दिए, उसी को कहते हैं फिजन। बाइनरी फिजन मतलब 1 से भले 2 बन जाना, इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इन लोग करते हैं, बोल सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें डीएनए का ट्रांसफर होता है। देखो ये डीएनए, यहाँ डीएनए, ये डीएनए ट्रांसफर, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर मेथड यूज करते हैं। अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखने में लगता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट वो रहता नहीं है, बस बोल जाता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अब आगे है, नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा के बारे में दिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिज्म। ये माइकोप्लाज्मा है जो यू बैक्टीरिया होता है। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, यू बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कंप्लीटली लैक सेल वॉल होते हैं, जिनके पास कुछ भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एक और इनका क्राइटेरिया है कि वो एक तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं, या साथ साथ ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो यहाँ पर है क्वेश्चन बन सकता है, पैथोजन तो है
पैथोजन एनिमल्स में भी हैं, प्लांट्स में भी, माने कि दोनों को डिजीज कर सकते हैं ये। माइकोप्लाज्मा बड़ा खतरनाक आदमी है ये। आगे बढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा कि जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरियोट्स, उनको रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। मोनेरा के अंदर क्या रखा गया है? यूनिसेलुलर तो है लेकिन वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोट्स। मेजर डिफरेंस यही है दोनों में। एक क्वेश्चन ही फ्रेम हो सकता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स किस में होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किस में होते हैं। अब इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन एनसीईआरटी। ऑल दी सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट अंडर प्रोटिस्टा। इनका जो बाउंड्री होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, कुछ सड़े गले चीज़ पे, वही डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, कुछ पैरासाइट्स की तरह भी काम कर सकते हैं। तो इसमें इसका बाउंड्री कुछ फिक्स नहीं है, ये हर तरीके का ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। वैसे ही कुछ साइंटिस्ट के अनुसार कुछ को लगता है कि वो प्लांट्स हैं, कुछ को लगता है वो एनिमल्स हैं, इसीलिए इनका बाउंड्री फिक्स नहीं है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और एक प्रोटोजोअन्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया गया इन लोग को, प्रोटिस्टा को। अब देखते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया है कि क्यों अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड, क्यों अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है इन लोग को। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो और डाइनोफ्लेजेलेट्स जो होते हैं, जो शुरू के जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, शुरू की जो दो कैटेगरी है उनमें प्लांट लाइक कैरेक्टर्स दिखने को मिलते हैं। यूग्लिनॉइड्स जो होता है वो दोगला, मतलब ड्यूअल नेचर दिखाता है। ड्यूअल नेचर कहने का मतलब ये प्लांट्स की तरह भी बिहेव करते हैं और एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स की तरह बिहेव करना मतलब कि होता है कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और ये एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे मतलब कि ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि ये किसी इंसेक्ट को फीड कर सकते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा को खा करके ये भी सर्वाइव भी कर सकते हैं और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो फंगी की तरह होते हैं, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को ये खाते हैं, ठीक है। और जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो एनिमल लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, जिसको बोलते हैं प्रोटोजोअन्स को। अब किंगडम प्रोटिस्टा में यही लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये इनके पास और भी जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे पाए जाते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। क्यों पाए जाते हैं? ऑब्वियसली ये यूकैरियोट्स है तो इसमें मिलेंगे ही। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग डेस्माइट्स बोलते हैं। ये हर एक बोलते हैं वाटर बॉडीज में प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हैं, मराइन वाटर में भी प्रेजेंट है। दे आर माइक्रोप्लाज्मिक, दे फ्लोट पैसिवली, मतलब कि एक तो बहुत ही ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स, इन छोटे छोटे कीड़े बोलते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, जो कि एकदम फ्लोट पैसिवली, मतलब कि ऐसे पानी बह रहा है तो उसके साथ ही बह रहे हैं वो भी। तो वैसे ही वाटर करंट के द्वारा ये भी मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, आज वही बोला कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब फोटोसिंथेसिस इनमें होता है। इन डायटम्स सेल वॉल्स आर थिन ओवरलैपिंग शेल्स। हाँ, अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझाना पड़ेगा। साबुन रखने का डब्बा होता है, ऐसे होता है, इस तरीके का डब्बा, ढक्कन उसका होता है। वैसे ही इसी तरीके का इनका जो सेल वॉल होता है वो इसी तरीके का दिखता है, देखने में लगता है। वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, दे हैव द वॉल्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल। देखो इनका जो सेल वॉल होता है इनमें सिलिका का प्रेजेंस होता है। सिलिका के कारण क्या होता है कि ये वॉल्स जो होते हैं इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब कि ये टूटते नहीं हैं। कितना भी टाइम हो जाए, बिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाए, फिर भी ये डिस्ट्रॉय ही नहीं होते हैं। तो उसी कारण डायटोमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो द सेल वॉल डिपोजिट्स इन द हैबिटेट्स एंड दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटोमिशियस अर्थ। इनका जो सेल वॉल होता है वो डिकम्पोज ही नहीं होता है, टूटता ही नहीं है, खराब ही नहीं होता है, इसीलिए उनको वो एक अलग तरीके का डिकम्पोज, मतलब डिपोजिट हो के
मतलब एक के ऊपर एक जमते 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 एक डायोटोमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये इनका काम क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डायोटोमिशियस अर्थ। इनका जो नेचर होता है ग्रीटी टाइप का होता है, ग्रीटी मतलब बोलता है रुखरा खुरदुरा टाइप का, इस टाइप का होता है। इसीलिए उनका काम होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज होता है। और लास्ट लाइन है डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस। ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ओशियंस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्राइसोफाइट्स में इतना ही दिया हुआ था। लेट्स मूव ऑन डाइनोफ्लैगेलेट्स। डाइनोफ्लैगेलेट्स ये भी है फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, यानी कि क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैगेलेट्स। डाइनोफ्लैगेलेट्स भी इनके पास भी प्लांट लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स होंगे, प्लांट्स लाइक कैरेक्टर हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल मतलब कि पिगमेंट्स एक तरह से प्रेजेंट होगा। पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर मोस्टली मैराइन, दे आर फोटोसिंथेटिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दे अपीयर ग्रीन, येलो, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। द सेल वॉल हैव हाँ देखो इसमें इंपॉर्टेंट इसका यही कैरेक्टर होता है कि इनके पास यही होता है सेल वॉल। स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट का प्रेजेंट होता है, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट प्रेजेंट होते हैं ऑन द आउटर साइड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इनर सरफेस कर देगा, गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर, इसीलिए ध्यान से पढ़ना। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। एक होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनली होते हैं और एक ट्रांसवर्सली होते हैं। देखो एक ऐसे एक ऐसे, समझे, दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्सली। दो तरीके के, एक लॉन्गिट्यूडनली इसको बोलते हैं, ट्रांसवर्सली इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड दे हैव, हाँ आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, एक ट्रांसवर्सली होता है, इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैगेलेट्स और गोनियोलॉक्स। एग्जाम्पल गोनियोलॉक्स। रेड डाइनोफ्लैगेलेट्स अंडरगो मल्टीपल रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड दे मेक अप द सी अपीयर रेड। अब देखो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के कारण ये रेड टाइड का फॉर्मेशन होता है, रेड टाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोनियोलॉक्स। या अगर डाइनोफ्लैगेलेट्स भी दिया हुआ है तो डाइनोफ्लैगेलेट्स भी मार सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट लाइन इसका क्या कहता है, टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच अ लार्ज नंबर इवन मे किल मराइन ऑर्गेनिज्म सच एज और फिशेस। अब जो ये डाइनोफ्लैगेलेट्स होते हैं जो वाटर बॉडीज में टॉक्सिक, मतलब कुछ एक तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि जो फिशेज होते हैं, मतलब कि फिशेज बोल सकते हो, जितने भी मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका लाइफ को खराब करता है एक तरह से, इनका डेथ होता है इसके कारण, इस टॉक्सिन रिलीज होने के कारण। यही है डाइनोफ्लैगेलेट्स के बारे में। इसका फिगर ये दिया हुआ है, याद रखना ना, यहाँ पे दो इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल गोनियोलॉक्स होता है, इसमें वही दो मेन इंपॉर्टेंट है। और इनके पास स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट प्रेजेंट होता है ऑन द आउटर सरफेस। आगे बढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स के बारे में। अब बताया था मैंने यूग्लिनॉइड्स डबल नेचर शो करता है। डबल नेचर कहने का मतलब एक होते हैं, मतलब प्लांट्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, एनिमल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। देखो यही एक क्लौता है जो सिर्फ एक जगह प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और वैसे ही नहीं, फ्रेश वाटर के साथ साथ स्टैग्नेंट, मतलब कि ये रुका हुआ पानी, जैसे कि तालाब हो गया, कि पोखर हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया ना जो जहाँ पे पानी का फ्लो नहीं हो रहा हो, एक तरह से स्टैग्नेंट हो, वहाँ पे यूग्लिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर। इंस्टीड ऑफ सेलुलोज, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता ही नहीं है। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता है। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल। इनके पास एक पेलिकल लेयर प्रेजेंट होता है जो कि एक तरह से सेल वॉल का काम करता है, ठीक है। दे हैव अ फ्लेक्सिबल बॉडी, दे हैव टू दे हैव अ फ्लेक्स। देखो पेलिकल लेयर जो होता है एक तरह से सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, मतलब बहुत ही पतली लेयर होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन की तरह एक तरह से होती है, जो बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर होती है। इसके कारण, पतली होने के कारण, ये एक तरह से फ्लेक्सिबल बनाती है इसके बॉडी को। दे हैव टू फ्लैजिला। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट, एक छोटा और एक ये बड़ा लंबा सा। अब देखो इसके बाद लिखा हुआ है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब इनके पास सनलाइट प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट
जब सनलाइट एब्सेंट होता है तो दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफिक्स, क्योंकि ये प्रीडेटर का काम करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को मार के खा जाते हैं, ठीक है। लाइक यू हर्ड ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, उसी तरीके का इनके भी नेचर होता है। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स, हाँ देखो, अब पिगमेंट्स यूग्लिनॉइड्स का होते हैं वो बिल्कुल एकदम हायर प्लांट्स की तरह होता है, जिसकी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए हो गया प्रेजेंट इसके पास, क्लोरोफिल ए हो गया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, इनका भी जो कैरेक्टर्स होते हैं जो फंगी लाइक होते हैं, फंगी लाइक इसके पास लूर लक्षण होते हैं, मतलब कि ये डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं और इसी से खा पी करके मोटाते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स होते हैं जो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, इसको सैप्रोफाइट वही बोलते हैं जिनको जो डेड ऑर्गेनिज्म पे खाते हैं पीते हैं रहते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीफ इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका मतलब ये वही हुआ कि जो सड़े गले चीज होते हैं उन पे ये फीड करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उसी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। अब अंडर सुटेबल कंडीशन, जब सुटेबल कंडीशन आता है तो एक ये एग्रीगेशन का फॉर्मेशन करते हैं, उस एग्रीगेशन को बोलते हैं प्लाज्मोडियम, विच मे ग्रो ओवर सेवरल फीट, मतलब ये बहुत ही लंबे हो सकते हैं। इनका जो एग्रीगेशन जो होता है वो प्लाज्मोडियम जो बनता है उसका जो हाइट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकता है, बहुत ही फीट, 1-2 फीट, 2 फीट, 3 फीट हो सकता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं ये लोग, जो प्लाज्मोडियम जो बनता है वो डिफरेंशिएट कर जाता है, डिफरेंशिएट करके एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है और ये फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और जो स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होते हैं। ट्रू वॉल, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि जो स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होते हैं या नहीं, ये स्टेटमेंट में भी दे देगा, फिर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट में भी दे देगा, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, हाँ अब एक और बात, जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं वो जो स्पोर बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, टिप पे बनाते हैं, मतलब बाहरी सरफेस पे बनाते हैं, ना कि अंदर बनाते हैं, तो ये भी गलत करवा सकता है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, देखो इनके पास सेल वॉल, इनके पास जो वॉल प्रेजेंट होता है, वॉल के कारण क्या होता है ना कि इनके पास एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाता है। प्रोटेक्शन मिल जाता है कहने का मतलब है कि ये किसी भी चीज़ से, जिसकी हो सकता है एयर, वाटर, डस्ट, किसी भी चीज़ से के कांटेक्ट में आने के बाद ये खराब नहीं होते। दे गेट रेजिस्टेंस टू द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इन द एडवर्स कंडीशन। अब जो स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं बाय एयर करंट, वही लिखा हुआ है लास्ट लाइन। नेक्स्ट, मूविंग टू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किनके जैसे होते हैं, एनिमल्स की तरह होते हैं, लूर लक्षण इनके पास, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ऑल द प्रोटोजोअन्स आर, देखो एनिमल्स बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हेट्रोट्रॉफिक होगा, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक कहने का मतलब कि ये खुद से खाना तो बना नहीं पाएंगे, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करेंगे। They all the protozoans are heterotrophs, देखो no exception, there is no exception, all the protozoans are heterotrophs, मतलब कि ये obviously दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि कुछ प्रेडेटर की तरह काम कर सकते हैं, पैरासाइट्स की तरह भी काम कर सकते हैं। प्रेडेटर वही जो दूसरे को फीड करके मतलब मार के खाते हैं, और पैरासाइट इसको बोलते हैं जो एक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट, वही जो मैंने शुरू में बताया। दे आर बिलीव टू बी अ प्रिमिटिव, देखो यही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, मतलब कि ऐसा लगता है ना कि ये पूर्वज है, एनिमल्स के पूर्वज है। अब प्रोटोजोअन्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला अमीबॉइड्स, दूसरा फ्लैजिलॉइड्स एंड थर्ड सिलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में सबसे पहले आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड कहने, अमीबा बचपन में पढ़े थे हम लोग, अमीबा के बारे में पढ़े थे, वही अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स इसमें आते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश, अब देखो फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, ये हर तरीके के पानी में सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास मॉइस्ट सॉइल मतलब भीगी सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। अब दे कैन मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट देयर सूडोपोडिया। सूडोपोडिया हम लोग पढ़े थे ना, फॉल्स फीट, ऐसे मतलब इनगल्फ करने के लिए होता है, कुछ फूड रखा तो ऐसे करके झपट्टा मार के खा लेते थे, ऐसे इनगल्फ कर लेते, ठीक है। तो इसी सूडोपोडिया की मदद से, फॉल्स फीट की मदद से वो हम लोग अपना जो खाना वो खाते हैं, ठीक है। मराइन फॉर्म्स दे हैव, हाँ देखो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिलिका सेल्स प्रेजेंट होते हैं मराइन फॉर्म्स में ऑन द सरफेस, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये पैरासाइट्स की तरह काम कर सकते हैं, ये बीमारी कॉज करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। अब आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस। इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, या तो ये अकेले अकेले रहेंगे या तो फिर पैरासाइट्स की तरफ के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। पैरासाइट्स की तरह दूसरे से न्यूट्रिएंट ग्रास्प करेंगे, ठीक है। दे हैव फ्लैजिला। देखो फ्लैजिला, ऑब्वियसली इसका नाम ही है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तो इसके पास फ्लैजिला तो प्रेजेंट ही होगा। अब जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होता है, दे कैन कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इसका एग्जाम्पल टाइपैनोसोमा, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोआंस। सीलिएटेड प्रोटोजोआंस क्या होते हैं? दे अकर इन एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे पैसिवली कर देगा ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान से याद करो, इसको रटना। एक्टिवली मूविंग मतलब एक्टिवली बोले तो मतलब एनर्जी खत्म होगा इसका, एनर्जी यूज करके। हम लोग शुरू में पढ़े थे ना क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स क्या करते थे? पैसिवली फ्लो करते थे। क्राइसोफाइट्स पैसिवली फ्लो करते थे। क्यों? पैसिवली फ्लोज थ्रू वाटर करंट के थ्रू वो मूव करते थे, ठीक है। उनमें एनर्जी खत्म नहीं होता था, वो अपने मस्त ऐसे बोट बिछा देते थे, उसमें एक तरह से ट्रैवल करते थे। और इसमें क्या है कि हम लोग को स्विमिंग करके जाना पड़ रहा है, यानी कि एनर्जी अपना खुद का खत्म करते हैं, इसीलिए इनको एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बोला गया है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ये सीलिया की मदद से क्या करते हैं, वो जो भी इनका खाना होता है ना उसको ऐसे स्टिर करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे झपट्टा मारते हैं, पानी को ढकेलते हैं और ये पानी मूव करके इस फूड को इसके मुंह में एक तरह से जो गलेट का फॉर्मेशन करता है, कैविटी, इसको मुंह में इसको डालता है एक तरह से। द coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with the food to stir into the gullet। वही बात मैंने बोला कि जो सपोज ये फूड है, ठीक है, फूड है और यहाँ पर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, इनके पास सीलिया इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आसपास क्या है? पानी है इसके, ठीक है, आसपास पानी है। अब क्या करेगा ये जो सीलिया जो है ना बहुत बीट करेगा फास्ट बीट करेगा, और इसका एक गुलेट मतलब एक कैविटी टाइप का बना हुआ रहता है इनके माउथ में। इनका जो बॉडी होता है इनमें कैविटी टाइप का बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, ये जो वाटर के कारण ये जो सीलिया होते हैं, सीलिया जो इसको वाटर को मूव करते हैं, इसको धक्का मारता है वाटर और ये घुस जाता है एक तरह से इसके माउथ के कैविटी में फंस जाएगा और फिर इसके क्या खा जाएंगे इसको, इसका पेट भर गया। आगे बढ़ते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में इतना ही लिखा हुआ था। इनका एग्जांपल देख लो, पैरामीशियम। अब स्पोरोजोन्स, लास्ट है जो स्पोरोजोआंस, इनमें बोल सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टेज होता है इनके पास, स्पोर लाइक स्टेज होता है जो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। These include diverse organisms that have an infectious spore-like stages in their life cycle. Most of the notorious मतलब नटखट है बालक, नटखट प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरियल पैरासाइट्स होता है, ये मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये क्लास 12 का टॉपिक में पढ़ना है। सो लेट्स टॉक अबाउट किंगडम फंगी नाउ, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंगी के बारे में। फंगी मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं, मोस्टली क्या ऑलमोस्ट सभी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे फीड करते हैं या फिर पैरासाइट के फॉर्म में रह सकते हैं, और ये यूकैरियोट्स होते हैं, बाकी ये तो जान ही रहे हम लोग। चलो लेट्स मूव ऑन एनसीईआरटी। द फंगी कंसिस्ट ऑफ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इतनी इसके सारे जो फंगी के अंदर जितने भी तरीके के ऑर्गेनिजम्स बिलोंग कर रहे हैं वो सारे हेटेरोट्रॉफिक होंगे, क्योंकि ये खुद से अपना खाना बना नहीं पाते, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, पिगमेंट्स नहीं होता, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते। अब सेकेंड लाइन है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन, इट शोज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, मॉर्फोलॉजी, बाहरी लुक, वो अलग अलग टाइप के बहुत तरीके के होते हैं, वैरायटीज़ होते हैं उनमें बहुत। और हैबिटेट, ये हैबिटेट मतलब कि इनका रहते कहाँ हैं, ये ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएंगे, कहीं भी जहाँ भी उनको ये वार्म एरिया मिलेगा, जहाँ भी उनको ह्यूमिड कंडीशन मिलेगा, ये वहाँ पर ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। वही चीज़ आगे लिखा हुआ है। यू मे हैव सीन
fungi on moist bread and rotten fruits. The common mushroom you eat is and toadstool are also fungi. जो हम लोग मशरूम खाते हैं ना उसको भी फंगी ही बोलते हैं, वो भी फंगी के अंदर ही आता है. अब देखो यहाँ पे एक डिजीज दिया हुआ है, वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ फंगी. अब जो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो मस्टर्ड लीव्स होते हैं उनमें उसमें जो वाइट स्पॉट होता है वो किसके कारण होता है? ये फंगस के कारण होता है. अब देखो सम फंगी आर यूनिसेलुलर. एक जो स्पेशल फंगी है उसको नाम है ईस्ट. यही एक इकलौता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे जितने भी हैं सारे मल्टी सेलुलर है. अब ईस्ट जो है बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये ब्रेड बनाने में भी काम आता है और ये बियर बनाने में भी काम आता है, यानी कि ब्रेड इंडस्ट्री में भी काम आएगा, बियर्स इंडस्ट्री में भी काम आता है. अदर फंगी कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब अगला डिजीज दिया हुआ यहाँ पर वीट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया. वीट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया. अब ये जो वीट का प्लांट होता है ना उसमें रस्ट डिजीज कॉज करता है कौन? प्यूसिनिया. आगे बढ़ते हैं. सम ऑफ द सोर्सेज आर, हाँ कुछ फंगी जो होते हैं एंटीबायोटिक्स के भी सोर्स की तरह काम कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन. इसको हम लोग पढ़ना है, हम लोग को ये 12th क्लास में पढ़ना है हम लोग को. इसके बारे में कौन से साइंटिस्ट इसमें इसको डिस्कवर किए थे वो सारा चीज़ पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है. तो पेनिसिलिन जो थे, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स था, वो काची से बनता था, किस चीज़ से बना हुआ था? फंगी से बना हुआ रहता है, फंगी से वो एंटीबायोटिक बना है, ठीक है. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन. वही मैं बताया था शुरू में कि इनको थोड़ा हल्का हल्का गर्म इलाका होना चाहिए और उसमें मॉइस्चर प्रेजेंस होना चाहिए. मॉइस्चर मतलब पानी का मात्रा होना चाहिए, तभी वो ग्रो कर पाएगा. अब देखो आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है. विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट सिर्फ ईस्ट को छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैं वो सारे ही मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, ठीक है. सिर्फ ईस्ट इकलौता होता है जो यूनिसेलुलर होता है. फंगी आर फिलामेंटस. फिलामेंट की तरह इनका बॉडी होता है, इस तरीके का फिलामेंट स्टेयर लाइक, ये फिलामेंट की तरह होता है, ठीक है. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक, इसको हाइफे. देखो इनका जो बॉडी होता है ना ऐसे लंबा धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. और इसमें धागा लाइक स्ट्रक्चर में दो तरीके का हो सकता है, या तो ये इसमें कोई सेप्टा प्रेजेंट ना हो या फिर सेप्टा प्रेजेंट हो. अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे, और सेप्टा अगर प्रेजेंट होता है तो इसको सेप्टेट हाइफे बोलते हैं, ठीक है. अब वही आगे लिखा हुआ है. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइफे. लॉन्ग थिन स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे. और देखो अगर यही हाइफे ढेर सारा झुंड में इकट्ठा हो जाए तो ऐसे जाल केज टाइप का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को माइसीलियम बोलते हैं. तो नेटवर्क ऑफ हाइफे इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइसीलियम. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना. सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. यही बात मैंने बताया कि ये जो हाइफे है उन किसी में क्या होता है ना कि सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है और बहुत सारा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है. ये जो गोला गोला है ना ये न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ठीक है. तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाया हुआ है यहाँ पर. इसके पास साइटोप्लाज्म है बट न्यूक्लियस का संख्या एक से ज्यादा होता है, इसी को कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिनोसिटिक हाइफे. अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस बॉल इन देयर हाइफे. देखो कुछ के पास सेप्टेट प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, बाउंड्री प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसको बोलते हैं सेप्टेट. जो सेल वॉल होता है फंगी का वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बना होता है. ये आगे भी हम लोग पढ़े थे, पहले भी स्लाइड में पढ़ चुके थे. वहां पे सिर्फ काइटिन लिखा हुआ था, इसको ऐड कर लेना, पॉलीसेक्राइड्स भी होता है इसमें. आगे बढ़ते हैं. मोस्ट फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक. देखो मैं शुरू में बताया था इनके पास फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास पिगमेंट्स ही नहीं होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है. क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फिर ये फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे. इसीलिए ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एब्जॉर्व करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द डेड सब्सटेंस. आगे पढ़ते हैं. अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनिजम्स कितने तरीके के होते हैं. ये सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन भी दिखा सकते हैं. अब देखो सैप्रोफाइट्स को बोलते हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को खाते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट गेन करते हैं, उनको कहते हैं सैप्रोफाइट्स.
अगला है जो पैरासाइट्स, दे डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। देखो ये क्या करते हैं ना, दूसरे की बॉडी से या अपना न्यूट्रिशन सक करते हैं, ठीक है। कुछ जिसकी होता है ना, जो डॉग्स होता है उसके ऊपर टिक्स होता है, मतलब छोटे छोटे कीड़े टाइप के होते हैं जो वो डॉग के ऊपर होते हैं, वो उसका न्यूट्रिएंट मतलब उससे ब्लड का सक करके एक तरह से उसका न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, खा लेते हैं उसका, और वहां से वो अपना सर्वाइवल करते हैं। अब अगला है दे कैन ऑल्सो लीव एज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कि होता है कि एक बंदा है, दूसरा बंदा है, ये कुछ दे रहा है, ये कुछ दे रहा है, दोनों आपस में अपना रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, वैसे उसी को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन एसोसिएशन विद एल्गी। देखो एल्गी जो होता है वो ग्रीन, मतलब एल्गी जो होता है वो प्लांट होता है, तो प्लांट होगा तो इसके पास, और इसके पास पिगमेंट है, तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस करेगा। जब फोटोसिंथेसिस करेगा मतलब कि ये फूड अपना बना सकता है। अब फूड बना सकता है तो ये फूड देगा, और जो लाइकन्स होते हैं, मतलब जो फंगी होते हैं, फंगी क्या करते हैं, फंगी से फूड, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और ये एल्गी को देते हैं, ठीक है। वही सिम्बायोटिक रिलेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है एल्गी के साथ फंगी का, एंड लाइकन्स विद द हायर रूट्स कॉल्ड एज माइकोराइजा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है फंगी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। अब वेजिटेटिव मीन्स में कौन कौन से होते हैं, BFF मतलब बडिंग, F फॉर फिजन एंड F फॉर फ्रैगमेंटेशन, यानी कि तीनों तरीके से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो डन बाय स्पोर्स फॉर्मेशन। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से स्पोर्स हैं जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। पहला होता है कोनिडियोस्पोर या फिर कोनिडिया, दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, इसी को बोलते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, ascospores एंड basidiospores। देखो सेक्सुअल स्पोर्स को याद करने का तरीका है बुआ, BOOA। देखो बुआ मतलब ह्यूमन, फूफा फूफा, वही याद करने का तरीका है बस, BOOA बुआ। बुआ क्या करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बी से होता है बैसिडियोमाइसिटीज, ऊ से होता है oospores एंड ए से होता है एस्कोस्पोर्स, ठीक है, याद करने का एक तरीका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तरीके के स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं, बैसिडियोस्पोर्स, oospores एंड एस्कोस्पोर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज। अब फ्रूटिंग बॉडीज जो होता है, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या तो अंदर हो या फिर बाहर हो। अब उसी पे बेसिस पे 2 तरीके के क्लासिफिकेशन होता है, मतलब स्पोर्स कहाँ बन रहा है उसके बेसिस पर 2 तरीके हो जाएंगे। एक होता है स्पोर्स आउटसाइड द बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, और एक इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी। तो 2 तरीके के स्पोर्स फॉर्मेशन हो सकता है, वही आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ था सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द 3 स्टेप्स। अब जो फंगी होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होता है। सबसे पहला उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी और थर्ड मियोसिस इन जाइगोट। अब देखो प्लाज्मोगैमी, इसका जो नाम है उसी से पता चल रहा है, प्लाज्मोगैमी मतलब प्लाज्मा का मिलन, एंड कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का मिलन, ठीक है। अब प्लाज्मोगैमी मतलब कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ पर सिर्फ मोटाइल नहीं, नॉन मोटाइल वाला भी फ्यूज होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया प्लाज्मोगैमी। अगला है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड एज कैरियोगैमी। कैरियो मतलब कैरियो फॉर न्यूक्लियस, कैरियो न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कैरियोगैमी में क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म मिल गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म मिल गया, उसके बाद न्यूक्लियस मिल गया, उसके बाद क्या हुआ, मतलब ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया, जाइगोट का 2n फॉर्मेशन हो गया। अब ये जाइगोट क्या किया, ये डिवाइड करने लगा n में, वही चीज लिखा हुआ है, फ्यूजन हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गया, कैरियोगैमी हो गया, फिर एक क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट में क्या हुआ, मियोसिस हुआ। इसी को हम लोग जाइगोटिक मियोसिस भी बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही कुछ लिखा हुआ है।
When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. ठीक है, जब दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब फंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो दो हैप्लॉइड हाइफे जो होते हैं वो एक जगह एक दूसरे से मेट करते हैं. ठीक है, ये फ्यूज होते हैं. फ्यूज होने के बाद क्या करते हैं, इसमें दो हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल्स. देखो n प्लस n मिल करके क्या बनाएंगे 2n. 2n इसको बोलते हैं जाइगोट. जाइगोट का फॉर्मेशन करवा दिए. अब जाइगोट में क्या होता है ना कि कुछ में क्या होता है ना, जाइगोट तुरंत डिवाइड कर जाता है, म्योसिस कर जाता है, और कुछ में क्या होता है ना कि तुरंत म्योसिस नहीं करता है, थोड़ा डिले, मतलब थोड़ा टाइम लगता है उसको म्योसिस करने में. ठीक है, तो वही लिखा हुआ यहाँ पर कि हाउएवर इन अदर्स फंगी दैट इज सच एज एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है ना, डिले होता है. एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n that is 2 nucleus per second per cell occurs. Such a condition is called dikaryon and this phase is called dikaryophase of fungus. वही चीज मैंने बताया कि कुछ में क्या होता है कि जाइगोट जो होते हैं वो तुरंत डिवाइड कर जाते हैं, म्योसिस कर जाते हैं, और कुछ में क्या होता है ना, जाइगोट है वो थोड़ा टाइम लेके डिवाइड करते हैं. उनका एग्जाम्पल कौन कौन से, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज. ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से. अब आगे पढ़ते हैं. अब देखो हम लोग जो फंगी है उसको अलग अलग तरीके में डिवाइड किए, मतलब अलग अलग बेसिस पे. क्या क्या बेसिस हम लोग लिए हैं, सबसे पहले लिया था हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम. माइसीलियम जो भी मैंने बताया था, हाइफे का ढेर सारा एक साथ हाइफे कंबाइन करके माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर. तो भाई मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम देखते हैं हम लोग. फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं. फिर फ्रूटिंग बॉडीज देखते हैं, फॉर्म्स द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस. देखो फंगी को वेरियस क्लासेस में डिवीजन किए, उसका बेसिस क्या था, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज. ठीक है, अब पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास है वो फाइकोमाइसिटीज है. फाइकोमाइसिटीज मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड प्राइमरली इन एक्वाटिक हैबिटेट्स. ये ज्यादातर एक्वाटिक मतलब गीला इलाका में ज्यादा प्रेफर करते हैं ये ग्रो करना. ठीक है, या फिर ये सड़े हुए लकड़ी पे भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर डैम्प सॉइल, मॉइस्ट एंड डैम्प सॉइल, मतलब जो गीली मिट्टी होती है ना उस पर एक लेयर टाइप का एक बना देते हैं फंगी का. उनकी वैसे ज्यादातर वो फाइकोमाइसिटीज होते हैं. ठीक है, एंड दे कैन ऑल्सो लीव एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स. ये पैरासाइट्स की तरह भी काम कर सकते हैं, किस पे, प्लांट्स पे. अभी इसका एक बताया था मैंने, इसके बाद अच्छा बाद में लिखा हुआ मस्टर्ड के बारे में लिखा हुआ यहाँ पर. देखो ये अल्ब्यूगो जो होता है पैरासाइटिक फंगी होता है जो मस्टर्ड में डिजीज कॉज करता है. ठीक है, अब देखो इसके माइसीलियम के बारे में दिया. माइसीलियम जो सिर्फ इकलौता फाइकोमाइसिटीज होता है उसका माइसीलियम एसेप्टेट होता है. बाकी जितने भी क्लासेस होते हैं फंगी के सारे में वो सेप्टेट होता है. ठीक है, और ये सिनोसिटिक कंडीशन मैंने बताया था शुरू में कि सिनोसिटिक मतलब एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, उन्हीं को सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर. अब जूस्पोर जो होता है, जू में क्या होता है, हाथी हो सकता है, शेर हो सकता है. जू में ज्यादातर लोग मतलब चलते फिरते हैं. ठीक है, तो उसी से याद कर लो, जू मतलब मोटाइल. जू स्पोर्स होते हैं, मोटाइल्स होते हैं, और जो एप्लानोस्पोर होता है वो नॉन मोटाइल होता है. ठीक है, दीज आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम. इसको मैं याद करने का टेक्निक बताऊंगा कैसे याद कर सकते हैं कि कौन अंदर प्रोड्यूस होता है कौन बाहर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, दीज आर प्रोड्यूस इंडोजिनसली इन द स्पोरेंजियम. ये जो दोनों होते हैं जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर दोनों प्रोड्यूस होते हैं अंदर. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी. देखो या तो इनके जो गैमेट्स होते हैं या तो फिर सेम तरीके के दिखते होंगे, लुक वाइज गोल दोनों का एकदम साइज शेप सब सेम होगा, आइसोगैमस इसको बोलते हैं, या फिर अलग अलग होगा, या तो एनाइसोगैमस या फिर ओगैमस बोलते हैं. ठीक है, सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर राइजोपस, जो ब्रेड पे जो फंगस होता है उसको कहते हैं राइजोपस, और एक होता है अल्ब्यूगो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ब्यूगो द पैरासाइटिक फंगी दैट कॉजेज डिजीज ऑन मस्टर्ड दैट आर पैरासाइटिक टू मस्टर्ड प्लांट्स. ठीक है, अब देखो जू बताया था मैंने, जू मतलब मोटाइल, वही
याद करने का तरीका, अब देखो मैं बता देता हूँ पहले कौन कौन से जो होते हैं, जो देखो ए टू जेड याद रखना, ए टू जेड गेट इनसाइड, ए टू जेड गेट इनसाइड, ए टू जेड गेट इनसाइड, मतलब एस्कोस्पोर, ए प्लानोस्पोर, मतलब जितने भी ए और जेड से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, ए और जेड से जितने भी स्टार्ट होने वाले हैं स्पोर्स, उनको बोल देना कि वो एंडोजिनसली ग्रो करते हैं, मतलब एंडोजिनसली अंदर की तरफ इनका स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जितने भी बच गए बैसिडियोस्पोर, एकोनिडियोस्पोर, ये दोनों, इसका जो स्पोर होता है वो आउटसाइड द बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी ग्रो होता है, ठीक है। अब देखो याद करने का फिर से बता देता हूं, ए टू जेड गेट इनसाइड, ए टू जेड गेट इनसाइड, ए टू जेड गेट इनसाइड, इनसाइड एस्कोस्पोर, एप्लानोस्पोर, जूस्पोर, ठीक है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द फ्लोटिंग बॉडीज। बेसिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर में क्या होता है, स्पोर्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं आउटसाइड द फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फाइकोमाइसिटीज हो गया, फिर अब अगला अगला क्लास है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कोमाइसिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैक फंगी। देखो SAC, सैक फंगी, याद करने का तरीका यहाँ पर से भी याद कर सकते हो, सैक फंगी। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं ये। पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल एक दिया मैंने, बताया था पेनिसिलियम क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, ठीक है। और एक यूनिसेलुलर फंगी बताया था मैंने, ईस्ट। ये दोनों, ये जो ईस्ट है ये कहाँ कहाँ काम होता है, ब्रेड में भी, ब्रेड इंडस्ट्री में भी, प्लस बियर इंडस्ट्री में भी काम आते हैं, ठीक है। तो एक इकलौता यूनिसेलुलर होता है ईस्ट, बाकी सब जितने भी होते हैं वो सारे ही सारे मल्टी सेलुलर होते हैं फंगी, ठीक है। अब ईस्ट का एक और नाम है सैक्रोमाइसीस सर्विसिए, ठीक है। ये हम लोग आगे 12th क्लास में इसका दिया हुआ है, जिक्र किया हुआ है। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग। देखो सैप्रोफाइट्स मैंने बताया, डिकम्पोजर्स मैंने बताया, पैरासाइट मैंने बताया, कैप्रोफिलस मतलब की होता है, कॉप्रोफिलस मतलब होता है जो गोबर पे ग्रो करे, डंग पर ग्रो कर सके, उसको कहते हैं कॉप्रोफिलस। तो इसका एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच फंगी ग्रोज ऑन डंग, इसका एग्जांपल दे देगा क्वेश्चन में, याद करना है। एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं वो कॉप्रोफिलस होते हैं। अब इसका माइसीलियम के बारे में दिया हुआ, माइसीलियम जो होता है ब्रांच्ड होता है और इसका सेप्टेट होता है। मैंने बताया था कि पहला वाला जो फाइकोमाइसिटीज था उसका जो था ब्रांच्ड नहीं था, ठीक है, सेप्टेट, एक सेप्टा भी नहीं था उसमें, एक सिनोसिटिक था, वो सिनोसिटिक था, सिनोसिटिक हाइफे था किसका, फाइकोमाइसिटीज का, ठीक है। और जो एस्कोमाइसिटीज था, एस्कोमाइसिटीज में क्या हुआ, इसका जो माइसीलियम है ब्रांच्ड और सेप्टेट था, सिनोसिटिक और क्या था, सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट, हाँ सेप्टेट प्रेजेंट था, सेप्टा प्रेजेंट इसमें है, उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। और ये ब्रांच्ड भी है। अब आगे बढ़ते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स के बारे में दिया हुआ यहाँ पर। असेक्सुअल स्पोर्स ऑफ कोनिडिया प्रोड्यूसेस एक्सोजिनसली, मैंने याद करने का तरीका बता दिया, एक्सोजिनसली कौन होगा, इंडोजिनसली कौन होगा, ठीक है। अब स्पेशल माइसीलियम कॉर्डस कोनिडिया स्पोर, हाँ वही सब फालतू चीज़ है, कोई कुछ खास नहीं है। कोनिडिया, अब जो कोनिडिया है, जो कोनिडिया ग्रो करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं माइसीलियम, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है इसमें, उसका नाम है एस्कोस्पोर। और ये कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, ए है तो मतलब अंदर होगा, ठीक है, यानी कि एंडोजिनसली प्रोड्यूस होगा। सैक लाइक अस्की, these are ascids are arranged in different type of fruiting bodies called as ascocarp, ठीक है। अब देखो ये जो एस्कोस्पोर होते हैं वो एक तरह से बॉल, एक बताता हूँ मैं, देखो दिखाता हूँ मैं, एक जिसकी सपोज ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स था इसको बोलते हैं एस्कोस्पोर, ठीक है। अब ये एस्कोस्पोर हुआ तो इस एस्कोस्पोर हुआ, और ये एस्कोस्पोर क्या हुआ, और ये जो जिस बॉडी के अंदर, जिस सैक के अंदर है, जिस सैक के अंदर है ये एस्कोस्पोर, उसको कहते हैं एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी इसका नाम क्या होता है,
एस्कोकार्प होता है फ्रूटिंग बॉडी का नाम, और इसके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उसको कहते हैं एस्कोस्पोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है देखो, these asci are arranged in different type of fruiting bodies called as ascocarp। fruiting body ascocarp, कार्प फ्रूट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस सम ऑफ द एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा। ये याद करना पड़ेगा आपको। न्यूरोस्पोरा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो न्यूरो 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 से याद आ रहा है कि इसमें कुछ बायो से रिलेटेड चीज आ रहा है। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा जो होता है वो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज होता है इसका। ठीक है, मेनी मेंबर्स आर लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डिलिकेसीज। ये जो मॉरल्स और ट्रफल्स हैं ये हम लोग मतलब कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, ये फंगी को हम लोग खा सकते हैं। तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स याद रखना, आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एग्जाम्पल इसका एस्परजिलस, क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा। अब इस जो न्यूरोस्पोरा होता है, न्यूरोस्पोरा जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। ठीक है, और जो मॉरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं ये एडिबल होते हैं, मतलब इसको खाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं बैसिडियोमाइसिटीज पे, क्लास बैसिडियोमाइसिटीज। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या क्या लाइन है वो हम लोग पढ़ते हैं। बैसिडियोमाइसिटीज इसको ही बोलते हैं हम लोग, मतलब ज्यादातर इसमें फंगी जो होता है एडिबल होता है, जिसकी ये मशरूम होता है वो एडिबल होता है। ठीक है, वही जो हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं मशरूम, वही वाला मशरूम। सम कॉमनली नोन एज बैसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंगी, पफ बॉल। इनका 3 नाम है, मशरूम भी बोलते हैं इसको, ब्रैकेट फंगी भी बोलते हैं, या फिर पफ बॉल, मतलब पफ मतलब ऐसे फूला हुआ रहेगा। ठीक है, उसीलिए पफ बॉल का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, पफ बॉल इसको नाम है। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट्स। देखो ये इसको हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, और कुछ कुछ इसके अंदर जो फंगी आते हैं वो बहुत ही ज्यादा पैरासिटिक नेचर में होते हैं। वो मतलब जैसे कि रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया, और हम लोग शुरू में पढ़े थे ना हम लोग वीट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया, और एक स्मट भी होता है। ठीक है, द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट। माइसीलियम जो उसका ब्रांच होता है और सेपरेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जनरली नॉट फाउंड। देखो यही एक इकलौता बैसिडियोमाइसिटीज होता है जिसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं मिलता है, बाकी सेक्सुअल स्पोर मिलेगा बट एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली एब्सेंट। ठीक है, but vegetative reproduction takes place by fragmentation is common। the sex organ, हाँ इसमें 2 स्पेशल बात है कि सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, और asexual spores are not found in basidiomycetes। ठीक है, याद रखने वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। the sex organs are absent but plasmogamy is brought about fusion of 2 vegetative or somatic cells of different strain or genotype। भाई कि जब प्लाज्मोगैमी होता है तो फ्यूज करते हैं 2 वेजिटेटिव सेल्स या फिर सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन और जीनोटाइप, मतलब अलग अलग जीन अलग अलग प्लांट से आते हैं, अलग अलग फंगी से आते हैं, और ये मिल करके फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर के एक नया बॉडी का, एक तरह से नया चीज का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक which ultimately give rise to basidium। मैंने बताया था एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। इसमें क्या होता है कि 2 गैमेट्स आए, फ्यूज हुए, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो जाइगोट है वो इमीडिएटली नहीं डिवाइड करता है, और वही एक डाइकैरियो फेज का फॉर्मेशन करता है, डाइकैरियो फेज का फॉर्मेशन करता है। और डाइकैरियो फेज में क्या होता है कि मतलब थोड़ा टाइम डिले होता है, फिर जाकर के ये जाइगोट जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, मियोसिस करते हैं, मतलब कि अब कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियोस्पोर्स। अब देखो इसका जो बैसिडियो ये इसका फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, बैसिडियो कार्प इसको बोलते हैं। इसके ऊपर 4 स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं बैसिडियोस्पोर्स। ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्सोजिनसली 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं बैसिडियोस्पोर। ये प्रोड्यूस होते हैं बैसिडियम
इसका जो बैसिडियम प्रोड्यूस सॉरी कैरियोगैमी एंड म्यूसिस टेक्स प्लेस इन द बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियोस्पोर। इस जो बैसिडियो कार्प होता है इसके बाहर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इस स्पोर्स को कहते हैं बैसिडियोस्पोर्स, ठीक है। द बैसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बैसिडियम। ये जो बैसिडियम इसको बोलते हैं, इसको बैसिडियम, इसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इसीलिए एक्सोजेनसली प्रोड्यूस लिखा हुआ है यहाँ पर। द बैसिडियम आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज बैसिडियोकार्प्स। सम मेंबर्स और एग्जाम्पल, हाँ इसका एग्जाम्पल देख लो, एगैरिकस मशरूम, उस्टिलागो स्मट एंड प्यूसिनिया रस्ट फंगस। हम लोग जो मशरूम खाते हैं उसी का नाम एक और है एगैरिकस। यूस्टिलागो जो एक स्मट डिजीज कॉज करता है, प्यूसिनिया कॉज करता है रस्ट डिजीज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो क्लास है फंगी का उसको कहते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंगी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास एसेक्सुअल मोड होता है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है। वेजिटेटिव भी होता है, ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। और ये सेक्सुअल स्पोर्स के कारण सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। अगर जब इसमें कहीं कभी मिल जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल स्पोर मिल जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, प्लेस कर देंगे कहाँ, बैसिडियोमाइसीटीज में प्लेस कर देंगे या फिर एस्कोमाइसीटीज में प्लेस कर देंगे, ठीक है। वंस द परफेक्ट, देखो वही लिखा हुआ है, वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज वेयर डिस्कवर्ड, दे वेर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसीटीज और बैसिडियोमाइसीटीज। अब ड्यूटेरोमाइसीटीज रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाई असेक्सुअल मोड, असेक्सुअल मोड कॉल्ड एज कोनिडिया। कोनिडिया अब बताओ मेरे को कि कोनिडिया जो होता है वो अंदर में स्पोर फॉर्मेशन करता है या फिर बाहर में। देखो ए टू जेड मतलब ए और जेड नहीं है, यानी कि ये बाहर में, सी जो है बाहर में प्रोड्यूस करेगा, आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी फ्लोटिंग बॉडी प्रोड्यूस करेगा। द माइसीलियम इज मतलब सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सम, हाँ अभी वही, सम आर पैरासिटिक, सम आर सैप्रोफिटिक। ये तो नेचर ही है। फंगी जो होता है, फंगी हर तरीके के हो सकते, नेचर दिखा सकते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक भी फॉर्म में हो सकते हैं। और भाई जो इनका ड्यूटेरोमाइसीटीज होता है उनके लार्ज नंबर ऑफ द मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स एंड हेल्प्स इन मिनरल रिसाइकलिंग, ठीक है। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है इसके बारे में हम लोग क्लास 12th में और पढ़ेंगे। इसके मतलब वो जो चैप्टर है ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 12th में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। अब किंगडम प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, इसके बारे में हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है इसमें कुछ जो भी है इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कसकटा के बारे में एक लिखा हुआ है। कसकटा जो प्लांट होता है वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। ये कसकटा जो होता है, अमर बेल इसको हिंदी में बोलते हैं। ये येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के, एक तरह से मतलब मैगी टाइप के रहते हैं, ऐसे ऐसे से लगेगा ना कि एकदम मैगी ही है। ये क्या करते हैं ना, ये प्लांट्स होता है, प्लांट्स के ऊपर ऐसे ऐसे फैल जाते हैं, और फैल जाते हैं और क्या करते हैं, ये एक तरह से फैल जाएंगे तो सनलाइट एब्सेंट हो जाएगा। सनलाइट मतलब कि जो प्लांट्स है, रियल प्लांट है, उसमें सनलाइट का कमी हो जाएगी, और सनलाइट की कमी हो जाती है और इसी के कारण वो मर जाते हैं प्लांट्स। और कसकटा एक तरह से पैरासाइट मतलब कि जो प्लांट्स प्रोड्यूस करता है अपना खाना पीना जो भी है, ये कसकटा क्या करता है, उसके ऊपर ग्रो करने लगता है, उसका न्यूट्रिएंट सक करने लगता है। क्योंकि ये येलो कलर का होता है इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। बस यही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग वायरस के बारे में देखते हैं, ठीक है। वायरस, वायरोइड्स, प्राइन्स एंड लाइकन्स। देखो जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, R.H. विटेकर दिया था, उन्होंने बताया तो सब कुछ कि अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया, जिसको मोनेरा बोल दिया, प्रोटिस्टा बोल दिया, फंगी बोल दिया, प्लांट्स बोल दिया, एनिमेलिया बोल दिया। लेकिन इसमें डिमेरिट क्या था कि इन्होंने क्या किया कि जितने भी ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, मतलब कुछ बताया ही नहीं कि इसको रखना है कि फेंक देना है या फिर कुछ भी करना है, मतलब इसके बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया गया।
तो यही एक डिमेरिट था. देर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब देखो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. ऑल ऑफ अस वी हैव सफर्ड दैट द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन वायरस. कॉमन वायरस हम लोग बहुत, सॉरी, कॉमन कोल्ड हम लोग को बहुत हर बार होते रहता है. खांसी, छींक आना, नाक बहना, सर्दी जुकाम उसको बोलते हैं. भाई वो राइनो वायरस से कॉज होता है. ठीक है. अब वायरस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, क्योंकि इसके पास कुछ होता ही नहीं. मतलब सिर्फ इसका एक बोल सकते हो, इसके पास डीएनए होगा, ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल हो गया. फिर एक और क्या होता है, मतलब ज्यादातर केस में मतलब मेन चीज इसका सिर्फ डीएनए होता है और कोई सेल ऑर्गेनल्स इसके पास होता ही नहीं. इसीलिए इसको जनरली कंसीडर किया जाता है कि ये मतलब जिंदा है ही नहीं, मतलब नॉट लिविंग. दे आर कंसिडर्ड एज नॉट लिविंग. ठीक है. द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म that are characterized by having an inert crystalline structure outside the body. ये मतलब एक तरह से क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं आउटसाइड द बॉडी. ये लगेगा कि मरा हुआ है, लेकिन जैसे ही किसी बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर घुसेगा, मतलब जाएगा, और ये अपना जो होस्ट है, होस्ट का बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेगा और उसका फंक्शन को कंट्रोल करने लगेगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब देखो यहाँ पे एक टोबैको मोज़ैक वायरस, जो वायरस का एक फोटो बना हुआ है यहाँ पर. ये जो आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल है और एक प्रोटीन होता है. प्रोटीन पार्ट उसको कहते हैं कैप्सिड. कैप्सिड जो होता है वो मतलब ढेर सारे कैप्सोमेर. कैप्सोमेर होता है एक इकलौता, ये एस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना, ये इकलौता एक को कहते हैं कैप्सोमेर. मोनोमेरिक यूनिट इसको बोलते हैं. और यही कैप्सोमेर मिल करके कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं. मतलब देखो ये जो ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन है ना, ढेर सारा, जब ढेर सारा एक साथ लिखा हुआ, एक साथ बना हुआ रहता है, उसको कैप्सिड बोलते हैं. लेकिन एक इंडिविजुअल को देखते हैं तो इसको बोलते हैं कैप्सोमेर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो आरएनए, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है. अब आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि एक ही बार ऐसे होता है, एक ही बार स्टैंड होता है उसका. और डबल स्टैंडर्ड में क्या होगा, एक इधर से एक इधर से, दोनों साइड से होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा. यहाँ पर लेकिन टोबैको मोज़ैक में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. अब वहीं पर अब बैक्टीरियोफाज का भी फोटो दिया हुआ है यहाँ पर. ये इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग याद रखना. इसका जो हेड है ये पोर्शन, कॉलर, इसको कॉलर बोलते हैं. फिर ये जो शीथ लाइक स्ट्रक्चर, जो बीच वाला ढांचा है बोल सकते हो एक तरह से, जो बैकबोन बोल सकते हो, इसका शीथ है. उसके बाद नीचे आते हैं, उसके नीचे आते हैं तो ये नीचे टेल्स दिया हुआ है इसका. ठीक है. ये जो 6 टेल्स दिया हुआ है इसका. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब क्या लिखा हुआ यहाँ पर कुछ तो, हाँ, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, वही मैंने बताया, जब जैसे ही वो होस्ट के अंदर जाता है, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट देमसेल्व्स. अब क्या करता है, या तो होस्ट को मार ही देगा जिंदा, मतलब खत्म ही कर देगा, जान ले लेगा उसका, या फिर उसका पूरा मशीनरी पे ऑक्यूपाई कर लेगा. अब ऑब्वियसली अब उसका मशीनरी को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसका जो कंट्रोल सिस्टम ही अपने हाथ में ले लेगा, तो ऑब्वियसली उसका मरना निश्चित है. अब देखो वायरस के बारे में, वायरस होता क्या है. वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. वेनम मतलब वही सांप का जहर, उसी टाइप का कुछ होता है, समझे, मतलब जहरीला चीज, मतलब एक तरह से खत्म, पॉइजनस चीज. अब जो सबसे पहला साइंटिस्ट था दिमित्री इवानोव्स्की, ये क्या किया, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो कि मोज़ैक डिजीज कर रहे थे. किसी टोबैको में कर रहे थे, टोबैको मोज़ैक डिजीज. मोज़ैक मतलब होता है कि धब्बा धब्बा. देखो बताता हूँ मैं, इसकी सपोज ऐसे है कि यहाँ पर ब्लू ब्लू है और इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं येलो. हाँ देखो ये जो ब्लू ब्लू और येलो येलो का कॉम्बिनेशन दिख रहा है. देखो अब ये जो ब्लू ब्लू जो है और ये देखो येलो येलो, मतलब इसका बैकग्राउंड येलो है. ठीक है. और इसके ऊपर ब्लू ब्लू ऐसा लग रहा है कि धब्बा धब्बा सा कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट है. इसी को कहते हैं मोज़ैक, मोज़ैक स्ट्रक्चर. वैसा ही कुछ मोज़ैक डिजीज कॉज कर रहा था टोबैको के अंदर. किसने देखा, दिमित्री इवानोव्स्की ने देखा, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे मोज़ैक डिजीज कर रहे थे टोबैको के अंदर.
जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, स्मॉलर देन बैक्टीरिया थे, एंड क्योंकि ये दे कैन पास इजली थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर। अब आगे दिमित्री इवानोस्की यही चीज़ बोले कि इन्होंने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, ठीक है, स्मॉलर देन भी बैक्टीरिया है, और ये क्या कर रहा है कि डिजीज कॉज कर रहा है टोबैको के अंदर, मोज़ैक डिजीज कॉज कर रहा है। अब अगला साइंटिस्ट आते हैं एम.डब्ल्यू. बेजरनिक। एम.डब्ल्यू. बेजरनिक क्या करते हैं, दे डिमॉन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको could cause infection to in healthy plants and name the new pathogen as virus। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वायरस को वायरस नाम किसने दिया, तो एम.डब्ल्यू. बेजरनिक। एम.डब्ल्यू. बेजरनिक क्या किए कि ये जो टोबैको जो था जिसमें मोज़ैक डिजीज हो रहा था, उसमें से एक फ्लूइड का एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किए, और उन्होंने देखा कि जो फ्लूइड था वो हेल्दी प्लांट्स को भी डिजीज कॉज कर रहा था, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, और इसीलिए उन्होंने नाम दे दिया उसको वायरस। वायरस का मतलब होता है कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब अगला साइंटिस्ट आते हैं W.M. स्टैनली। ये क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंसिस्टिंग ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन। देखो वायरस जो होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब बाहर और जिसकी चीनी का जो होता है ना, चीनी का क्यूब्स, उसी टाइप का ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, और ये क्रिस्टल जो होता है वो मेनली प्रोटीन का बना हुआ होता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। देखो जब होस्ट नहीं होता है तो ये इनर्ट रहते हैं, एकदम लगता है कि कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है, मरे मरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर आते हैं तो होस्ट का मैकेनिज्म यूज करने लगते हैं, उसका बॉडी को यूज करने लगते हैं, और उससे वो मतलब एक तरह से लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट उसको बोलते हैं जिसको होस्ट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, उसी को बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। देखो अब वायरस के बाद अब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायरस के पास होता क्या क्या है। वायरस के पास मेनली दो चीज होता है, प्रोटीन होता है प्लस जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जैसे कि आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना कि कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके पास बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट, मतलब एक साथ दोनों प्रेजेंट हो, ऐसा कोई वायरस पाया नहीं गया है, या तो आरएनए हो या फिर डीएनए हो, ठीक है। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। अब तुमसे पूछेगा कि जो वायरस होता है उसमें डिजीज किससे होता है, मतलब जो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए, ये बहुत गड़बड़ मामला है इसका, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इन जेन्स कॉज करते हैं वो वायरस जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं आरएनए, ठीक है, इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। और जो एनिमल को डिजीज कॉज करते हैं उनके पास या तो सिंगल या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर कि जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं उनमें जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, और जो एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं वायरस, वो उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। अब देखो यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं लिखा हुआ है, ये वाला इंपॉर्टेंट याद रखना कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता है किसी में, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता है। यहाँ पर हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, यहाँ पर दिया हुआ है किसी में एनिमल में, लेकिन यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हो गया यहाँ पर इन जनरल हो गया खत्म। अब देखो यहाँ पे बैक्टीरियोफाज के बारे में दिया। बैक्टीरियोफाज उसको बोलते हैं जो बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करता है, वैसे वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसमें डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, किसमें बैक्टीरियोफाज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो प्रोटीन कोड होता है, देखो मैंने बताया था शुरू में ही, ये फिगर में एक्सप्लेन किया था कैप्सिड और
कैप्सिड और कैप्सोमियर के बारे में बताया था मैंने, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड एज कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड एज कैप्सोमियर, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये कैप्सिड, जो कि इसका स्मॉल यूनिट सब यूनिट को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। या तो ये कैप्सोमियर जो हो सकता है वो हेलिकल फॉर्म में, मतलब ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में हो सकता है, ऐसे ऐसे या ऐसे 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 हो सकता है, या फिर पॉलीहेड्रल कंडीशन में हो सकता है, मतलब किसी ज्योमेट्रिकल शेप में हो सकता है, ठीक है। The viruses causes diseases such as mumps, smallpox, herpes and influenza। देखो इसको याद करने का तरीका है MASHI, माशी, M for mumps, A for AIDS, S for smallpox, H for herpes and I for influenza, ठीक है। तो याद करने का तरीका है माशी वायरल, वायरल मासी, वायरल मासी, वायरल मासी, मासी जी वायरल हो गई, ठीक है। वही वाला तरीका याद कर लेना। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, ये किससे होता है, एड्स भी होता है, जो किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है। एड्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है, ऑब्वियसली जानते ही होंगे, जो कि कॉज होता है वायरस से, HIV वायरस। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इन प्लांट्स, देखो जो प्लांट्स में भी डिजीज होता है वायरस के कारण, उसमें कैसा कैसा डिजीज होता है वायरस के कारण देखते हैं हम लोग। उनका जो लूर लक्षण सिम्टम्स होते हैं वो या तो मोज़ैक फॉर्मेशन, मैंने बताया था शुरू में, मोज़ैक मतलब धब्बा धब्बा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लीफ में, या फिर बॉडी पे उसका जो भी स्टेम होता है उस पे हो सकता है, या फिर लीफ पे, ज़्यादातर लीफ में ही देखा जाता है, ठीक है, मोज़ैक फॉर्मेशन। लीफ कोरलिंग, लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्लिंग। लीफ रोलिंग मतलब एक तो जो लीफ होगा ऐसे ऐसे, जनरली हम लोग लीफ कैसे देखते हैं, ऐसे फ्लैटेड, बट इसमें केस में क्या होगा ना, ऐसे लीफ कर्ल हो जाएगा, लीफ समझे ना, मतलब ऐसे घुंघराला टाइप का हो जाएगा, कर्लिंग हो जाएगा, पीला पीला पड़ने लगे, येलोइंग हो जाएगा, वेन्स इसका, देखो येलोइंग ऑफ वेन्स एंड क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। अब हो सकता है कि बौना रह जाए प्लांट्स, छोटा ही प्लांट्स रह जाए, ग्रोथ उसका हो ही ना, और जो ग्रोथ एकदम रुक जाए, एकदम छोटा, जिसकी कोई प्लांट छोटा है तो छोटा ही है, इसका ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, तो ये भी हो सकता है वायरस के कारण कि इसका ग्रोथ नहीं हो रहा हो। अब देखो, अब पहला, उसके बाद लिखा हुआ है वायरस के बाद लिखा हुआ है वायरोइड्स, वायरोइड्स, एक वायरोइड्स, वायरोइड्स, ये किसने दिया था, टीओडाइनर ने, टीओडाइनर ने, देखो ओ याद करने का तरीका, टीओडाइनर, टीओडाइनर 1971 में दिया था। इन्होंने क्या बताया था, discovered a new infectious agent that was smaller than the viruses। देखो ये जो वायरॉइड्स था वो वायरस, पहली बात बैक्टीरिया तो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है हमको दिखता नहीं है, अब इससे भी छोटा हो गया, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरस, अब वायरस से भी छोटा है वायरॉइड, समझ लो कि मतलब कितना ज़्यादा छोटा होगा। वायरॉइड्स एकदम एकदम बहुत ही ज़्यादा छोटा होते हैं, स्मॉलर देन वायरसेस, एंड इस वायरॉइड्स क्या करते हैं, वायरॉइड्स, ओ याद रखना, पोटैटो, पोटैटो, ओ याद रखना, कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये पोटैटो में बीमारी कॉज करते हैं। वायरस जो था किस में था, टोबैको में था, टोबैको में डिजीज कॉज कर रहा था, ठीक है, टोबैको में मोज़ैक फॉर्मेशन कर रहा था। और वायरॉइड्स क्या करता है, वायरॉइड्स पोटैटो में कॉज कर रहा है डिजीज, ठीक है, पोटैटो में। अब इसमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहा है। इट वॉज फाउंड दैट इट हैज फ्री आरएनए, इसके पास जो होता है फ्री आरएनए होता है, मतलब कि इसका कोई प्रोटीन नहीं होता है, जिसकी कैप्सोमियर जो होता है ना, कैप्सीड इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि प्रोटीन कवरिंग नहीं होता है इसके पास। ये आरएनए मतलब ऐसे एक तरह से फ्री इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। इट लैक प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन द वायरसेज, वायरस के पास प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली बताया मैंने कि कैप्सीड का लेयर होता है, एक होता है, और जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल को कवरिंग कौन प्रोवाइड करता है, ये जो प्रोटीन का लेयर होता है कैप्सीड, वो प्रोवाइड करता है इसका कवरिंग। लेकिन वायरॉइड्स के अंदर क्या हुआ, वायरॉइड्स के अंदर है ही नहीं, फ्री आरएनए है, मतलब उसके पास प्रोटीन रिच लेयर है ही नहीं। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स वॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, जो वायरॉइड्स का आरएनए होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है,
अब आगे लिखा हुआ है इसका प्रायंस के बारे में दिया हुआ है। प्रायंस, इन प्रायंस क्या होता है? प्रायंस, पी फॉर प्रायंस और पी फॉर प्रोटीन, याद रखना, ठीक है। प्रायंस आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है। वही चीज एबनॉर्मली मतलब जैसे जिस तरीके का प्रोटीन होता है उससे अलग होगा, उसी को बोल दिया है एबनॉर्मल, ठीक है। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, देखो इसका जो प्रायंस है ये इससे ब्रेन न्यूरॉन से रिलेटेड है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है, इसमें मतलब या तो न्यूरॉन्स पे ही अपना कंट्रोल करके कुछ मतलब कुछ चेंजेस कर देगा, उसके कारण क्या हो, उसका सिस्टम हिल जाएगा, समझे। मतलब दिमाग काम नहीं करेगा अच्छे से, पैरालिसिस हो जाएगा बॉडी में, या फिर वैसा ही टाइप का डिजीज होगा जो न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं, वैसे वैसे डिजीजेस हो जाएंगे इनको, ठीक है। वैसे वैसे सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कॉजिंग एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है। द एजेंट वॉज स्मॉलर सिमिलर टू द साइज ऑफ वायरस, देखो जो वायरॉइड्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं वायरस से, लेकिन जो प्रायंस होते हैं जो सिमिलर साइज होते हैं, किसके, वायरस के सिमिलर साइज होते हैं। दीज एजेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रायंस, ठीक है। अब देखो एक इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज दिया हुआ है यहाँ पर, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिपेलोपैथी डिजीज दिया हुआ है, BSE इसको बोलते हैं। ये कॉमनली कॉल्ड एज मैड कॉ डिजीज इन द कैटल। एंड देखो BSE जो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिपेलोपैथी होता है, ये डिजीज कॉज करता है कैटल के अंदर, वो उसको एक और नाम बोलते हैं मैड काउ डिजीज, मतलब लगेगा ना ऐसा कि पागल हो गया है गाय, हमें ऐसा प्रतीत होगा। वो डिजीज कौन करता है? प्रायंस करता है। और वैसा ही सेम टू सेम देखने लायक ह्यूमंस में भी होता है, उसको बोलते हैं सीआर जैकोब डिजीज, ठीक है। इसका नाम लिखा हुआ है, पता नहीं बहुत बढ़िया, इसको CR जैकोब डिजीज को बोलते हैं, CJD इन ह्यूमंस। देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एनालॉगस होता है वेरिएंट, यहाँ पर अगर होमोलोगस वेरिएंट कर देगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर एनालॉगस याद रखना। एनालॉगस BSE का एनालॉगस कौन सा डिजीज होता है? CR जैकोब डिजीज। कहाँ होता है? ह्यूमंस के अंदर होता है। अब लास्ट टॉपिक इसका दिया हुआ है लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स किसको बोलते हैं? लाइकन्स उसको बोलते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जो क्या करते, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने बताया आपको कि एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को भी फायदा हो रहा है, मतलब ये अपना अपना रिसोर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जिसकी एक के पास पेंसिल है, एक के पास इरेजर है, तो ये क्या कर रहा है, इरेजर वाला पेंसिल वाला इरेजर को दे रहा है अपना पेंसिल कुछ देर के लिए, फिर इरेजर इससे ले रहा है। वैसे ही इरेजर वाला आदमी पेंसिल ले रहा है और इरेजर अपना शेयर कर रहा है, तो मतलब एक दूसरे का सामान शेयर करेंगे, समझे ना, शेयरिंग एंड केयरिंग, वही वाला कंडीशन इसमें लाइकन्स में पाया जाता है। अब इसका एग्जांपल है इसको याद करने का तरीका, APFM, A फॉर एल्गी, P फॉर फाइकोबाइंड। फाइकोबाइंड पापा का काम कर रहा है एल्गी, ठीक है, और मम्मी का काम कर रहा है फंगी। ऐसा मतलब नहीं है, बट मतलब ऐसे ही याद करेगा तरीका, APFM, एल्गी फाइकोबाइंड और फंगी माइकोबाइंड, ठीक है। अब एल्गी जो होता है, मैंने बताया था एल्गी प्लांट्स है तो इसका काम ही होगा खाना बनाना, फूड प्रोड्यूस करना, तो ये ऐसे ही फंक्शन इसका याद हो गया। अब फंगी ऑब्वियसली हेटरोट्रॉफिक है तो क्या कर सकता है, खाना बना नहीं सकता। अब खाना नहीं बना सकता तो पानी प्रोवाइड करेगा एल्गी को, अब बदले में ले लेगा इससे खाना, बस वही चीज लिखा हुआ है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट लाइन है लाइकन्स के बारे में कि दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। देखो इसका इंपॉर्टेंट, लाइकन्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब कि जहां पर भी गंदगी होगा, जहां पर भी पॉल्यूशन होगा, वहां पर लाइकन्स ग्रो ही नहीं करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसमें समरी में ऐसा कुछ खास है नहीं, सो यू कैन स्किप दिस समरी, ठीक है। थैंक यू।